दोस्तों, रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आप देख सकते हो कि आज काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट के पीछे वजह बाजार में ज़बरदस्त गिरावट। तो रिलायंस पावर के लिए इस समय 2 बड़ी प्रॉब्लम है। एक तरफ तो अनिल अंबानी के ऊपर लगातार हो रहे एक के बाद एक हमले, यानी उनके ऊपर सिर्फ ईडी, सीबीआई की ही गाज नहीं गिर रही है, बल्कि मीडिया हाउस भी उनके पीछे पड़ गया और इसी को लेकर इन्होंने एक बड़ा फैसला किया है। आप देख सकते हो कि अर्णव गोस्वामी के ऊपर उन्होंने मानहानि का दावा पेश कर दिया है, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी वजह से उनकी इमेज है जो बहुत ज़्यादा खराब हुई है। उनको गलत तरीके से मीडिया में पेश किया जा रहा है। तो अब देखिए कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से अनिल अंबानी अब एग्रेसिव होकर मीडिया हाउस के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर चुके, क्योंकि उनका कहना है कि उन्होंने कोई गलत उतना नहीं किया जितना उनको गलत साबित किया जा रहा है, और जो भी लीगल एक्शन है वो लेंगे और जो कानूनी कार्रवाई है उसका वो सामना भी कर रहे हैं। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझेंगे। और इसके बीच में आप देखें तो म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है। उसके पीछे की वजह क्या है? क्यों करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीदे जा रहे हैं जबकि सब कुछ खराब है? तो लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आप देख सकते हो 1 बजे के आसपास का टाइम है। बीएससी सेंसेक्स 72,485 के स्तर पर है, जहाँ पे 1097 पॉइंट यानी लगभग 1100 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और सुबह से ये गिरावट का सिलसिला जारी है। 1.5% टूट चुका है इस समय सेंसेक्स। आप देख ही सकते हो कि 86,000 में पहुंचा हुआ हमारा बाजार इस समय 72,000 पे आ गया है। बहुत भारी गिरावट है, लोगों को ज़बरदस्त लॉस हो गया है। सबका पोर्टफोलियो इस समय लॉस में आ चुका है लगभग, और इसी का नतीजा है कि रिलायंस पावर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो 20.89% में रिलायंस पावर का स्टॉक ट्रेड करा है, जहाँ पे 2.15% की गिरावट है। जो स्टॉक आप देख सकते हो कि 76 तक पहुंच चुका था, वो स्टॉक गिरते हुए अब आप देखें 20 पर आ गया है। तो लगातार बैड न्यूज़, लगातार अलग-अलग एजेंसियों की कार्रवाई अनिल अंबानी पे, उनकी कंपनियों पे, नतीजा है कि स्टॉक बहुत भारी नीचे आ गया है। इस समय देखिए बाजार में गिरावट की वजह से सभी स्टॉक लगभग आधी कीमत पे तो आ गए, लेकिन ये स्टॉक तो बहुत ज़्यादा गिर गया है। जो स्टॉक 76 तक पहुंचा था वो 20 के आसपास पहुंच गया है। वैसे अभी भी उनको फ़ायदा हो रहा है जो कोविड काल में निवेश किए हुए थे, क्योंकि स्टॉक 2 रुपये के आसपास था। अब 2 का स्टॉक अगर आप 20 के आसपास, तो फ़ायदा तो है ही। फिलहाल लगातार नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है। देखिए 5.82 की गिरावट हो चुकी है पिछले एक दिन में। 1 वीक में यहाँ पे 2.006% की गिरावट हुई है, जबकि पिछले एक महीने में 10.93%, लगभग 11% की गिरावट हो चुकी है। और 3 मंथ में 41.57% गिर चुका है स्टॉक, और पिछले एक साल में 50% की गिरावट हो चुकी है। लगातार आप देखें तो साल भर से जिसने निवेश किया वो लॉस में आ गया है। 3 ईयर के जिसका रिटर्न है वो अभी भी अच्छा है, 127% का इसको पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, और 5 ईयर का रिटर्न 354% के आसपास। यानी जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनको अभी भी फ़ायदा है, लेकिन उनका फ़ायदा भी कम हो गया। आप देखिए जो स्टॉक 76 के आसपास था उसमें बम्पर प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट तो कम हुआ ही है। तो ओवरऑल सबको नुकसान हुआ है रिलायंस पावर में। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, अर्णव गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए हैं अनिल अंबानी। उन्होंने यहाँ पे मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया है। तो ये देख सकते हो कि अनिल अंबानी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया है। उन्होंने न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी और उसके जो एडिटर इन चीफ है अर्णव गोस्वामी, उनके खिलाफ रोक लगाने की मांग की है। अंबानी का दावा है कि चैनल की लगातार कवरेज ने उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया है। अंबानी द्वारा दायर इस मुकदमे की सुनवाई 1 अप्रैल को सिंगल जज जस्टिस मिलिंद यादव इस पूरे मामले की सुनवाई करेंगे। अपने मुकदमे में अंबानी ने दावा किया है कि वे प्रतिवादियों द्वारा हाल में ही लिखे और प्रकाशित किए गए कुछ लेखों से आहत है, जिन्हें उन्हें प्रतिवादियों के न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया है। तो ये जो आपत्तिजनक प्रकाशन और आपत्तिजनक जो बयान है, कुछ जो कॉरपोरेट संस्था है जैसे कि रिलायंस कम्युनिकेशन, यानी आरकॉम और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड या रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के संबंध में जो ईडी द्वारा जो शुरू की गई जो कार्रवाई है, उसको लेकर ये रिपोर्ट की गई जिसमें दावा किया गया है। तो अनिल अंबानी ने यहाँ पे तर्क दिया है कि प्रतिवादी न्यूज़ चैनल और उसके जो एंकर अच्छी तरह से उनको पता है कि उन्होंने नवंबर 2019 में आरकॉम के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद छोड़ दिया है, और वे रिलायंस ग्रुप के तहत आने वाली किसी भी कंपनी में कभी भी डायरेक्टर और पूर्वकालिक डायरेक्टर
इसके अलावा कंपनी के सीईओ, मैनेजर या किसी भी और पद पे वो नहीं रहे, फिर भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये सारी जो कंपनियाँ हैं, अलग-अलग संस्थाएँ थी और आवेदक कंपनियों में रोज़मर्रा के प्रबंधन और निर्णय लेने के कार्य में वो शामिल नहीं थे। इन तथ्यों को जानने के बावजूद भी दुर्भावनापूर्ण और झूठे और गैर ज़िम्मेदार तरीके से कंपनियों में चल रही जाँच के आरोपों और आवेदक के बीच मानहानिकारक, अपमानजनक, नुकसानदायक और व्यक्तिगत संबंध जोड़ने का उन्होंने विकल्प चुना है। अंबानी ने कहा है कि जो प्रतिवादी है, अपने प्रकाशनों के माध्यम से बार-बार झूठे और लापरवाही भरे अलग-अलग जो वित्तीय कदम उठाए गए, वो हमेशा वो सनसनीखेज और सुर्खियों में रहने के लिए उन्होंने बहुत सारे गलत नामों से उनको यहाँ पे ज़िम्मेदार ठहराया, उनके खिलाफ गलत शब्द इस्तेमाल किए, जिसमें वित्तीय घोटाले का मास्टरमाइंड उनको कहा गया, उनको धोखेबाज कहा गया, मनी लॉन्डर कहा गया, जालसाज कहा गया, रे हर तरह के, यानी पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड उनको बताया गया, उनको फ्रॉड बताया गया और इस तरह से उनकी जो प्रतिष्ठा है उस पे काफ़ी बड़ा डेंट लग गया है। तो इन आरोपों की वजह से एक झूठी धारणा पैदा की गई है। आवेदक जो जनता की नफ़रत, उपहास और तिरस्कार का पात्र बना दिया है। यानी लोग उनके खिलाफ अब अपनी एक जो है छवि थी, उस पे छवि पे लोग उसमें बदल गए हैं। अब लोग जो है उनके बारे में गलत सोचते हैं, क्योंकि मीडिया ने उनको ऐसा पेश किया है। तो ये देखो कि जिस तरह से बिना किसी सबूत के उनके ऊपर इस तरह से मानहानि के जो इल्ज़ाम लगाए गए, इसके लिए उनकी जो इमेज खराब हुई है, उसके लिए उनको मानहानि और जो जो उनकी चोट लगी है उसकी भरपाई उनको करनी है। तो इस तरह से उन्होंने यहाँ पे कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कर दिया अर्णव गोस्वामी और उसके टीवी चैनल के खिलाफ। वैसे फिलहाल आप देखें तो इस मार्च महीने में बहुत सारी कार्रवाई हुई, जैसे सीबीआई की तरफ से अनिल अंबानी से देख सकते हो कि पूछताछ की गई। एसबीआई का जो 2,929 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड है, उस मामले में दिल्ली में पूछताछ की गई। इसके अलावा ईडी की तरफ से देखें तो कार्रवाई हुई है 40,000 करोड़ रुपए के अधिक से जो बैंक धोखाधड़ी का जो कि मामला, उसके तहत अनिल अंबानी के मुंबई के पाली स्थित जो 3,716 करोड़ रुपए के आवास को भी अटैच कर लिया गया उसको। यहाँ पे अब तक करीब 15,700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त कर ली है ईडी ने। तो ये कार्रवाई लगातार हो रही है। इसके अलावा देखें तो पीएनबी की तरफ शिकायत पर 1085 करोड़ रुपीज़ का एक फ्रॉड का केस और दर्ज किया गया है। इनके बेटे के खिलाफ भी देखिए रिलायंस होम फाइनेंस में 228 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला भी जय अनमोल अंबानी के खिलाफ भी केस किया गया है। तो अब यहाँ पे इस पूरे कर्ज का जो संकट है, इससे निकलने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा के नेतृत्व में एक समाधान यहाँ पे पेश किया गया है। देखो, अनिल अंबानी चाहते हैं कि सब सेटलमेंट कर दिया जाए, जो भी बैंकों का कर्ज है वो किस्तों में चुकाने को तैयार है। तो बैंक माननी चाहिए तो आगे कार्रवाई होगी, लेकिन जो लीगल कार्रवाई चल रही है वो तो आगे भी चलेगी, ये कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है। अभी यहाँ पे इन सब मामलों के बावजूद भी म्यूचुअल फंड इसके ऊपर पूरा भरोसा देता है। फरवरी महीने में जम के खरीदारी हुई, करीब 43 म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे एंट्री कर ली है और ये आंकड़ा काफ़ी बड़ा है। सिर्फ 7 म्यूचुअल फंड ने एग्जिट किया है। क्लियर है कि म्यूचुअल फंड करोड़ों शेयर यहाँ पे खरीद रहे और बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है फरवरी के लेटेस्ट आंकड़े के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 9.88 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग 5.96% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 अपने 6.15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग भी 4.32% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा देखें तो एक्सिस निफ्टी स्मॉल कैप 50 इंडेक्स ने 5.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.78% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 5.12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 0.68% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 3.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 0.59% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आदित्य बिरला एसएल निफ्टी स्मॉल कैप ने 2.42 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 2.19% होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ी है। यूटीआई निफ्टी 500 वैल्यू फंड ने 2.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 3.45% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 2.14 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। 6.97% की होल्डिंग मंथ ऑन मंथ बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसके अलावा एलडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 1.99 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 0.82% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। कोटक निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स डायरेक्ट ने 1.70 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। उनकी होल्डिंग भी 1.20% मंथ ऑन बेसिस पे बढ़ चुकी है। इसमें गौर करने वाली बात है कि इंडिया के जितने बड़े बैंक है, चाहे वो आईडीएफसी बैंक हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, एसबीआई हो, कोटक बैंक हो, सब जम के खरीदारी करे। तो एक तरफ तो बैंक इसके ऊपर फ्रॉड की कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो रिलायंस पावर के अंदर जम के खरीदारी करे। ये इशारा है कि उनको भरोसा है रिलायंस पावर में। आने वाले समय उम्मीद है कि रिलायंस पावर फिर बेहतर करेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।